2017 से योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के अजेय योद्धा की तरह उभरकर सामने आए। चुनाव सामने है और बीजेपी अविजित मानी जा रही है, लेकिन इसी बीच सेना में विद्रोह ने भारतीय जनता पार्टी के नीचे की जमीन हिला जरूर दी है और योगी आदित्यनाथ अविचलित होकर तैयारियों में जुटे हुए दिख रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि 11 अक्षौणी सेना में से विद्रोह करके गज, रथ, अश्व और सैनिक शत्रु पक्ष से जा मिले और किसी को कानो कान खबर भी न हुई? डालते हैं एक नजर पूरी घटनाक्रम पर। ये युद्धोन्माद है या नेताओं का भीतरघात? भारतीय जनता पार्टी से विद्रोह कर योगी सरकार के मंत्री आज अखिलेश की सभा में जुटे हुए और उनका जयकारा लगाने में होड़ लगा रहे हैं। मार्च में आपको उत्तर प्रदेश के सीएम की शपथ दिलाएंगे, ईश्वर ने कहा, और 2024 में आपको प्रधानमंत्री की शपथ दिलवाएंगे। इस विश्वास के साथ आपको धन्यवाद। जय समाजवाद। यूपी चुनाव में बीजेपी के सेनापति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजनीति के चरित्र को समझने में भूल कर गए। उनकी अपनी सरकार के 3 मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी इस्तीफा देकर पाला बदल चुके हैं, तो उनके साथ अब तक 6 से ज्यादा विधायक समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं। यही नहीं, अब ये बीजेपी की ईंट से ईंट बजाने की बात भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंत का इतिहास लिखने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वो बड़े बड़े नेता जो कुंभकर्णी सो रहे थे, जिनको कभी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों से बात करने का वक्त नहीं मिलता था, हम लोगों के इस्तीफा देने के बाद उनकी नींद हराम हो गई है, नींद ही नहीं आ रही है। बीजेपी से इन नेताओं के इस्तीफे के बाद बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। इन इस्तीफों के बाद प्रदेश में चुनावी बयार उल्टी बहती नजर आ रही है। हालांकि योगी आदित्यनाथ को इस बात का इल्म नहीं था कि उनके खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र उनकी नाक के नीचे रचा गया। उन्हें अपनी नीतियों पर बेहद भरोसा अब भी है। उन्हें लगता है कि वो सबको साथ लेकर चलने में कामयाब रहे हैं, लेकिन अब ये नेता बीजेपी पर दलित, पिछड़े और किसानों की उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं। सबके इस्तीफे और बयानों का मजमून एक जैसा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस देश के गरीबों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के आंख में धूल झोंककर सत्ता हथियाई थी। केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम उछालकर पिछड़ों के बलबूते पर सरकार बनाई थी। इन बयानों से साफ है कि कोई पूरे षड्यंत्र की पटकथा लिख रहा था और इस साजिश के सारे पात्रों के बीच कई महीनों से तालमेल चल रहा था। ये भीतर घात कहां तक जाएगा, इसका भी बीजेपी अंदाजा तक नहीं लगा पा रही है। वैसे फिल्म का ट्रेलर बता रहा है कि फिल्म में कितना सस्पेंस है और कितना थ्रिलर और पॉलिटिकल एडवेंचर होगा। कुछ भी हो, कल तक चुनावी रणभूमि में नायक की तरह खड़े योगी आदित्यनाथ किंग कर्तव्य विमूढ़ नजर आ रहे हैं, लेकिन वीर सैनिक की तरह वो अब भी पलटवार कर रहे हैं। उन्होंने सामाजिक न्याय की दुहाई देने वाली समाजवादी पार्टी को अपने ही अंदाज में जवाब दिया। वो गोरखपुर पहुंचे और एक दलित परिवार के साथ खिचड़ी खाकर मकर संक्रांति का पर्व मनाया। साथ ही अखिलेश यादव और उनकी फौज को वंशवादी, परिवारवादी बताया। वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हो सकते। दूसरा, भ्रष्टाचार जिनके जीन्स का हिस्सा हो, वे सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते।
सामाजिक न्याय यही है, बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को शासन की योजना का लाभ मिले। हालांकि योगी आदित्यनाथ का ये पलटवार नाकाफी लग रहा है, तो पिछड़ा वर्ग की राजनीति के लिए किए सारे प्रयास भी बेमानी हो गए। क्या नहीं किया था। पीएम मोदी ने दलितों के पैर पखारे, अपने मंत्रिमंडल विस्तार में यूपी के पिछड़े वर्ग के मंत्रियों की खास तौर पर जगह दी गई। कुल मिलाकर 27 पिछड़े और 20 दलित नेताओं को मंत्री बनाया गया। आरक्षण सूची बनाने का राज्यों को अधिकार दिया गया। योजनाओं के जरिए जाने कितने प्रयास हुए। योगी आदित्यनाथ ने भी अपने मंत्रिमंडल में 3 पिछड़े और 3 दलित नेताओं को मंत्री बनाया, लेकिन मुख्यमंत्री योगी के सारे कामों को धो दिया गया। उन्होंने पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में जाकर भी अपनी प्रतिबद्धता जताई थी। जो 14 में नारा हो रहा था सबका साथ सबका विकास का, उससे पहले प्रदेश और देश में जिन लोगों ने शासन किया था, उन लोगों का नारा होता था कि सबका साथ लेकिन उनके परिवार का विकास। वे कभी भी उनका दृष्टिकोण परिवार से ज्यादा बढ़कर के नहीं, वो अपने स्वयं के परिवार का, स्वयं और स्वयं के परिवार के विकास के अलावा समाज और राष्ट्र के बारे में उनकी चिंता थी ही नहीं। अब यूपी का चुनावी रण अगड़ा बनाम पिछड़ा का बन गया है। लड़ाई अब हिंदुत्व बनाम सामाजिक न्याय की हो चुकी है। कम से कम संदेश तो यही जा रहा है। हालांकि बीजेपी के नेताओं का कहना है कि ये मौका परस्तों की फौज है और असीत दबा देने वालों का कोई जनाधार नहीं है। जो लोग जो है वो आज जो है वो खुशी की दहाड़ कर रहे हैं, इस चुनाव के रिजल्ट के बाद उनके आंसुओं के पहाड़ दिखाई पड़ेंगे, आप चिंता मत करिए। खुशफहमी का कोई बुराई नहीं है, लेकिन गलतफहमी जो है वो सियासी सेहत के लिए हानिकारक होती है। इस्तीफा देने वालों को भले ही मौसम वैज्ञानिक बताया जा रहा हो, लेकिन बीजेपी ने भी इन्हें अपने पक्ष में मौसम बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। अब ये अपनी सियासत के लिए बीजेपी को इस्तेमाल कर अपना भविष्य बनाने दूसरे पाले में पहुंच गए हैं। इन मौसम वैज्ञानिकों के बीजेपी से इस्तीफे की झड़ी से साफ हो गया है कि जनता के बीच बीजेपी का मौसम खराब हो चला है और बाहर सत्ता विरोधी लहर चल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि पिछड़ा वर्ग उनके साथ है और पार्टी अब भी 300 पार करेगी। भारतीय जनता पार्टी को पिछड़े वर्ग के नेताओं के इस्तीफे से चुनाव से पहले पिछड़ा वर्ग और दलित विरोधी होने का नैरेटिव खड़ा हो गया है। बीजेपी पर अगड़ों की पार्टी का आरोप लगता रहा है। वहीं पीएम मोदी ने खुद को भी पिछड़ा बताकर बीजेपी की जीत को स्थायी समीकरण में बदलने के लिए पूरी कोशिश कर ली थी और लगभग ये समीकरण पूरी तरह से परिपक्व भी हो गया था। लेकिन आरक्षण समेत कई ऐसे मुद्दे लगातार सामने आते रहे कि बीजेपी की पिछड़ा समर्थक छवि धीरे धीरे टूटती गई। जाति जनगणना को लेकर तो बीजेपी का अभी पूरी हिंदी पट्टी में विरोध जारी ही है और हम सभी देख रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में हुआ ये भीतरघात कहीं ज़्यादा नुकसानदायक साबित न हो जाए, जानकार इस बात को लेकर आशंकित हैं।